जय हिंद दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का फिलोफोन पर। इतिहास की इस गहराशाला में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी की तैयारियां बड़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी हमारी न्यू अपडेट यूजीसी नेट के रिगार्डिंग हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। जो हमारी यूट्यूब पर क्लासेस होती है उसके नोटिफिकेशन आपको इसके अंदर डाल दी जाती है। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो नहीं किया उसको फॉलो करो। उस पर हमारी नॉलेजेबल जो फैक्ट रहता है, वीडियो रहती है वो वहाँ पर डलती रहती है। फिलोफॉर्म लेकर आए आप सभी के लिए जून 2023 के रिगार्डिंग न्यू बैच स्टार्ट कर चुका है फिलोफॉर्म। यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी करवाई जाती है। गुड इवनिंग रितिका बहन, गुड इवनिंग। यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ओनली पेपर फर्स्ट 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए बैच रहेगा 1499 रुपीज के अंदर। अगर आप पेपर सेकंड लेते हो, ओनली पेपर सेकंड लेते हो 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ, तो ये बैच रहेगा 2499 रुपीज के अंदर। अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों बोथ की तैयारी करना चाहते हो, तो अगर आप ये बैच लेते हो तो ये बैच रहेगा 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए 2499 रुपीज के अंदर रहेगा। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो दोनों का 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ, यानी 1 ईयर वैलिडिटी मिलेगी आपको 4499 रुपीज के अंदर। हमारी जो भी क्लासेज रहेंगी वो ऐप पर रहेंगी, और हमारी क्लासेज के नोट्स, पीवाईक्यू और 100 मॉक्स आपको ऐप पर मिलेंगे। अगर आप फिलअप के किसी भी बैच को परचेज करते हो और कोड यूज करते हो VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलता है हर बैच के ऊपर। हमारे क्या चले हुए, हमारे सोर्सेज चले हुए हैं। गुड इवनिंग किरण बहन, गुड इवनिंग। हमारे क्या चले हुए हैं, सोर्सेज चले हुए हैं, जिसमें से हमने बहुत सारी सोर्सेज को देख लिया, जैसे तारीख ए हिंद, किसकी रचना है, अलबरूनी की, अलबरूनी की रचना है। हाँ, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, जस्ट बस अभी स्टार्ट हुई है। माफी चाहेंगे उसके लिए देरी के लिए, ठीक है। ताज उल मासिर, ताज उल मासिर, इसकी रचना की है हसन निजामी ने। हाँ किरण बहन, सब कुछ ठीक है। हसन निजामी ने इसकी रचना की है। तबकात ए नसीर, नसीरी, इसकी जो रचना की है, नीलू बहन थोड़ी सी क्लास आज लेट स्टार्ट हुई है, 8 बजे क्लास स्टार्ट होनी थी। मोस्टली 1 आवर आपकी क्लास आज लेट स्टार्ट हुई है, उसके लिए हम तहे दिल से आपकी शर्मिंदा है उसके लिए। कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसके कारण क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, तो उसको सोल्व करने के बाद ही आज क्लास स्टार्ट हुई है। ये फर्स्ट स्लाइड ही है, तारीख रसीद से हम आज स्टार्ट करेंगे। मैं कल वाला रिपीट कर रहा हूँ बहन। इसकी रचना किसने की थी, मिनाज सिराज ने। मिनाज ए सिराज ने इसकी रचना की थी। तारीख फिरोज शाही,
इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने? बर्नी ने इसकी रचना की थी। फिर कुछ पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। और फिर मुगल काल के कुछ साहित्यिक स्रोतों के बारे में हमने जांच की, जैसे अकबरनामा, ठीक है, आईने अकबरी, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई, तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी। ऐसी हमने रचना की थी, चर्चा की थी इनकी। तो अगर सभी जुड़ चुके हैं तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वेट मिनट। ठीक है, तारिक ए रसीदी क्या है? जो ये रचना है तारिक ए रसीदी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसे मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगला के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगला के द्वारा इसको लिखा गया है। यह बाबर का चचेरा भाई था। ये कौन था? ये बाबर का चचेरा भाई था। इसने इसकी रचना फारसी भाषा में की है। इसकी रचना किस भाषा में है? भाषा की बात करें तो फारसी भाषा। फारसी भाषा में इसकी रचना की गई है। बाबर का चचेरा भाई, मिर्जा हैदर बाबर और हुमायूं के शासनकाल के दौरान हुई घटनाओं का साक्षी था। इसने जो रचनाएं लिखी वो किसके काल की हैं? बाबर और हुमायूं। हुमायूं के काल की इसने रचना लिखी और उनका क्या ये साक्षी है। उसने कन्नौज के युद्ध में शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं का साथ लड़ाई लड़ी। उसने क्या किया था? कन्नौज के युद्ध में शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं के साथ क्या लड़ी थी? लड़ाई लड़ी थी। हुमायूं के इशारे पर कश्मीर के एक हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। इसने क्या किया था? हुमायूं के इशारे पर कश्मीर के एक हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। इसकी जो रचना है इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा जाता है इसको? दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो है इसके अंदर 1347 से लेकर 1553 ईस्वी की अवधि के बीच मुगल सम्राटों के इतिहास का वर्णन है। पहला तो है 1347 से लेकर 1553 के, ठीक है। इसके अंदर जो शासन है, मुगल शासन, उनके इतिहास को देखा जाता है। फिर 1541 के अंदर एक हिस्सा इसका 1541 के अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर 1541 ईस्वी तक के अपने स्वयं के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। क्या करता है? जो 1541 तक की स्वयं के जीवन की घटनाएं हैं, यानी ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में बताता है। स्वयं के बारे में जो घटनाएं हैं उनके बारे में बताता है। तारीख रसीदी मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगला के द्वारा लिखी गई है। ये चचेरे भाई है बाबर के, और इसकी जो भाषा है वो फारसी भाषा के अंदर लिखा गया है। बाबर और हुमायूं के जीवन के वर्णन, इसका जो वर्णन किया गया है। हुमायूं के एक इशारे पर ये क्या करता है? कश्मीर के एक हिस्से पर विजय प्राप्त कर लेता है, और इसकी जो ये रचना है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। 1347 से लेकर 1553 तक के जो मुगल सम्राट हुए उनका वर्णन इसके अंदर हमें मिलता है, और 1541 के हिस्से के अंदर इसको क्या मिलता है? इसके स्वयं के बारे में जो घटना है उसका वर्णन मिलता है।
इसको प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। किसी को कोई डाउट? तारिक ए रसीदी। मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगला के द्वारा। हैदर दुगला के द्वारा इसको रिटर्न किया गया है। ये कजन है बाबर के। बाबर के क्या ये किसके कजन है? बाबर के। इट वॉज कंपोज्ड इन पर्शियन लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज कैसी है? इसकी जो लैंग्वेज है वो पर्शियन है। पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखा। इसके अंदर इवेंट्स का वर्णन मिलता है। इसके अंदर इवेंट्स जो डिस्क्राइब की गई है ड्यूरिंग टू बाबर टू एंड हुमायूं, हुमायूं की एंड बाबर की, इसके अंदर क्या की गई है, जो इवेंट्स है उसको डिस्क्राइब किया गया है। कश्मीर एट द behest of Humayun and was killed in the end. This work done by him is divided into two parts. इसके जो ये दो पार्ट, इसको जो ये वर्क है इनका, इसकी जो रचना है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर बिटवीन 1541 एंड AD टू, एक मिनट इसको करेक्ट करो एक बार। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिसको करेक्ट कर लेना। ये 1347 से लेकर 1500 कितना है 1553 तक, ठीक है 1553 तक का वर्णन करता है। और 1541 AD के अंदर जो है इवेंट्स ऑफ अवोन लाइफ इन द अदर। कंफर्म किसी को कोई डाउट? कमेंट कीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, इकबालनामा। इकबालनामा इसकी रचना मुथिम खान के द्वारा की गई थी। मुथिम खान के द्वारा इसकी रचना की गई थी। मुथिम खान ने 2 वर्षों तक जहांगीर की जीवनी के बाद का भाग लिखा था। ये वही है जिसने जहांगीर की जीवनी के बाद का जो भाग था 2 वर्ष के, इसका लिखा था। यह रचना 3 भागों में विभाजित की जाती है। इसके कितने भाग हैं? 3 भागों में इसको बांटा जाता है। इसके पहले भाग में मुद्दित, सॉरी मुथिम नहीं है, ये मुद्दित है। मुद्दित ने बाबर और हुमायूं के शासन और तैमूर के परिवार का इतिहास का वर्णन किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसको क्या मिलता है? बाबर, हुमायूं और तैमूर के परिवार का इतिहास मिलता है। तैमूर के परिवार का इतिहास मिलता है। दूसरे भाग में उन्होंने अकबर के शासनकाल के इतिहास शासन का वर्णन किया है। दूसरे भाग में इसने क्या किया? हाँ प्रिया कौशिक, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी बहन, वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर था, उसके सोल्व करने के बाद अब ये स्टार्ट हो चुकी है क्लास, अब अच्छे से चल रही है।
अभी बस जस्ट स्टार्ट किया, ये सेकंड स्लाइड है सिर्फ, ठीक है। ये क्या है, ये सेकंड स्लाइड है बस, ठीक है, अभी स्टार्ट किया है। इसके जो दूसरे भाग है उसके अंदर किसका वर्णन मिलता है, अकबर के शासन का वर्णन मिलता है। शासन का वर्णन। जो तीसरा भाग है उन्होंने जहांगीर के इतिहास का वर्णन किया है। तीसरे भाग में जहांगीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। इतिहास का वर्णन किया है और जहांगीर के व्यक्तित्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। बाद में जब उसने शाहजहां का पक्ष लिया तो बेगम नूरजहां की गतिविधियों के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया है। उनका विवरण पक्षपाती रहा है। इकबालनामा इकबालनामा it was composed by Muthim Khan. Muthim Khan wrote the latter part of Jahangir biography of 2 years. This work is divided into 3 parts. In the second part, he has described the history of Akbar. In the first part, he described the history of Humayun and Babur and the family of Timur. In the third part, he described Jahangir history and exact Jahangir personality. Later, when he takes his side of Shahjahan, he take the side of Shahjahan. He express discount against the activities of Begum Noorjahan. His description has been based. इकबालनामा की रचना की है मुत्थित खान ने। और इसने क्या किया, 2 वर्षों तक जहांगीर के जीवनी के बाद का जो कार्य है वो किया, भाग लिखा है। जहांगीर की जो जीवनी है 2 वर्षों तक की, ठीक है, जो बाद की, उसका काम किसने किया है, मुत्थित ने लिखा। देखो वो आप बिल्कुल देख सकते हो, वो रिवीजन क्लास है, आप बिल्कुल वहां पर जाइए और रिवीजन हो जाएगा आपका उनके बीच से। वो डेमो के रूप में वहां पर डलती रहती है, क्लासेस जो रहती है वो डेमो की क्लासेस रहती है, वहां पर डलती रहती है। क्लियर है, चले आगे। देखो ये पीडीएफ आपको मिलती रहती है ना, आपके उसके अंदर स्टोर रहती है ये ऐप के अंदर, ठीक है। तो उसको अगर टैली करना हो तो वहां से भी कर सकते हो आप। नोट्स में हाथों हाथ डाल देता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे चलेंगे तो सिलेबस अधूरा रह जाएगा, ठीक है। चलते हैं। पादशाहनामा, इसका लेखन का कार्य अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा किया गया है। उन्होंने अपनी इस रचना को 2 भागों में बांटा। पहले भाग में उन्होंने अमीर तैमूर के काल से लेकर शाहजहां के शासनकाल के 10 वर्षों तक के जो मुगलों का इतिहास है उसका वर्णन किया है।
बिल्कुल अच्छी बात है, नोट्स बनाते हो, वेरी गुड। एक अच्छी थिंकिंग है ये नोट्स बनाने वाली क्लास के साथ ही के साथ, बट फिर भी थोड़ा सा एक समय का अभाव रहता है थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं, साथ साथ बनाइए। थोड़ा सा हैंड राइटिंग के ऊपर ध्यान मत दो, लिखने के ऊपर ध्यान दो, जल्दी से लिख लिया करो। ठीक है, जैसे स्लाइड के ऊपर लिखाना है ऐसे मत लिखा करो। मैं एक जैसे एक डायग्राम में बनाकर दिखाता हूँ, देखो। पादसेना, लेखक, लेखक कौन है? अब्दुल अहमद हमीद लाहौरी। ठीक है, इनके द्वारा ये लेखन कार्य किया गया है। इसकी रचना को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग, 2 भाग में बांटा गया है। इसके पहले भाग में अमीर तैमूर यानी तैमूर के काल से लेकर शाहजहां के शासनकाल के पहले 10 वर्षों तक के मुगलों का इतिहास है। शाहजहां के पहले 10 वर्षों तक का मुगलों का इतिहास है। उसके बाद दूसरे भाग के अंदर अगले जो दूसरे में उन्होंने शाहजहां के शासनकाल के अगले 10 वर्षों के इतिहास को सुनाया है। शाहजहां के अगले 10 वर्षों इतिहास को सुनाया है। इसका जो दूसरा भाग है वो बहुत विस्तृत रूप से है और ये आधुनिक इतिहासकारों को उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, यानी इसको प्रमाणिक माना जाता है। इतना क्लियर? रिटर्न हो गया, ये उतार लिया इसको। ओके, पादशाहनामा, it its writing work has been done by Abdul Ahmed Lahori. In the second, he narrated the history of the next 10 years of Shahjahan is the reason, and the second part is very detailed. It provides useful information to the modern historians. थैंक यू की कोई बात नहीं है, ऐसा चलता रहता है। हमारे जो इम्पोर्टेंट रहते थे, जो भी देखो, इतिहास के जो स्रोत हैं, ठीक है, वो यहाँ पर भी हमने डिस्कस कर लिए। जब हम दिल्ली सल्तनत को अब आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ में कुछ ना कुछ हमारे पास इतिहासकारों के नाम रहेंगे, उनकी रचनाएं रहेंगी और उनको एक साथ हम उनको पढ़ते चलेंगे।
अब बताइए एक बार, वही सारी अब वॉइस क्लियर है ना? हाँ, वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर? ठीक है। इसी समस्या ने तो परेशान करा है आज। हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, जो गोरी है, ठीक है। उसने क्या किया था, तुर्क साम्राज्य की स्थापना भारत के अंदर की थी, लेकिन हालांकि वास्तविक संस्थापक तुर्क साम्राज्य का माना जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, अब स्टार्ट करें क्लास? अच्छे से समझ में आ रहा है? वॉइस एंड ऑडियो दोनों क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करें मोहम्मद गोरी की, और भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी की गिनती जो की जाती है, वो एक महान शासकों के अंदर गिनती की जाती है। मोहम्मद गोरी एक कैसा शासक था? एक योद्धा था और निर्भया था। गजनी साम्राज्य के अधीन, क्या किया था इसने? गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक राज्य पर अपना सिक्का चलाया था, यानी राज्य किया था उसके ऊपर। वही भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, इस जो भारत के अंदर तुर्क साम्राज्य का, भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है इसको। तो शुरू करते हैं मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी जन्म 1149, इतिहासकारों का अलग अलग मत रहता है, लेकिन हालांकि फिर भी इसकी जो तिथि मानी गई है वो 1149 ईस्वी मानी गई है। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी का जन्म 1149 माना गया है, गोर प्रांत में। इनका जन्म सुहाबुद्दीन के नाम से हुआ था। किसके नाम से हुआ था? सुहाबु शहाबुद्दीन। सुहाबुद्दीन इनका जो नाम था, बचपन का नाम था। बाद में इनके नाम किस नाम से, जो ये प्रसिद्ध किस नाम से हुए? ये मोहम्मद गोरी के नाम से फेमस हुए। इतिहासकारों के अनुसार 12वीं शताब्दी के बीच गोरी वंश का उदय हुआ, और गोरी राजवंश की स्थापना अलाउद्दीन जहां सोज ने की थी। इतिहासकारों के अनुसार जो 12वीं शताब्दी है, उसके समय गोरी वंश का उदय हुआ था। गोरी वंश का उदय इतिहासकारों के अनुसार 12वीं शताब्दी। और किसने गोरी राजवंश की स्थापना की थी? गोरी राजवंश की स्थापना की थी अलाउद्दीन जहां सोज ने। अलाउद्दीन जहां सोज जो थे, वो गोरी के चाचा जी हैं। गोरी के क्या है कि चाचा है, गोरी के अंकल हैं ये।
चाचा है। जब जहांशोज की मृत्यु हो जाती है तो उसका बड़ा देखो क्या करेगा अलाउद्दीन जहांशोज, क्या करेगा मोहम्मद गोरी और गयासुद्दीन जो इसके भाई है इनको, जब तक इसका शासन काल रहेगा ना तब तक ये बंदी बनाकर रखेगा। जब इनकी मृत्यु हो जाएगी अलाउद्दीन जहांशोज की, तो उसके बाद इनका बेटा राजा बनेगा। इनका पुत्र कौन है? इनका पुत्र सैफउद्दीन, सैफउद्दीन उद्दीन राजा बनेगा, सैफउद्दीन शासक बनेगा, गोरी का शासक बना। और ये क्या करेगा, राजा बनते ही गद्दी के ऊपर आती उन दोनों भाइयों को रिहा कर देगा। वहीं सैफुद्दीन की मृत्यु के बाद जो राजा है वो गयासुद्दीन तुगलक को सॉरी गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी को बनाया जाता है, परंतु गयासुद्दीन मना कर देता है। और उसके बाद जो 1173 के अंदर जो शासक है, जो राजा है गोरी उसका गोर वंश का, गोर प्रांत का मोहम्मद गोरी को गजनी साम्राज्य की राजधानी अधीन गोर राज्य का शासक बनाया जाता है। किसके अधीन? गजनी साम्राज्य के अधीन गोर राज्य का शासक बनाया जाता है 1173 के अंदर। इतना समझ में आ गया? रिपीट करते हैं, रिपीट बिल्कुल अच्छे से करूंगा। ये देखो सीधा गोरी लिख देता हूँ, गोरी से याद रखो बस। यहाँ पर एक तो जगह कम रहती है। गोरी, ठीक है। हम गोरी की, मोहम्मद गोरी की बात करें, इसका जो जन्म हुआ था 1149 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। जन्म इसका हुआ कहाँ पर? गोर में। गोर है कहाँ पर? अफगानिस्तान के अंदर, गोर प्रांत अफगानिस्तान, ठीक है। ये राजा कब बना? शासक 1173 ईस्वी के अंदर गजनी साम्राज्य के अधीन, ठीक है। जब ये राजा बना था तो गजनी साम्राज्य के अधीन था। गोर वंश का संस्थापक कौन है? इनके चाचा लगते हैं। कौन है, क्या नाम है? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन उद्दीन उद्दीन जहां सोच, जहां सोच ये इनके संस्थापक है अलाउद्दीन, ठीक है। जहां सोच इसके, इसके बाद जो राजा बनेगा, इसके बाद जो राजा बना वो राजा बना इसका पुत्र कौन? सैफउद्दीन, ठीक है। सैफउद्दीन गोरी ये राजा बना। इसने क्या किया था? इसको गोरी, मोहम्मद गोरी की बात कर रहा हूं मैं, एम गोरी प्लस गयासुद्दीन को, गयासुद्दीन, ठीक है, जो मोहम्मद गोरी के भाई थे उनकी बात कर रहा हूं। गयासुद्दीन की क्या किया था? बंदी बनाया था। सैफुद्दीन ने इनको क्या किया था? सैफुद्दीन ने इनको आजाद कर दिया था। क्या कर दिया था? आजाद कर दिया था। और सैफुद्दीन की जब मृत्यु हो जाएगी, इसकी मृत्यु के बाद शासक बनेगा
एम गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी शासक बनेगा। कोई डाउट किसी को? देखो नीलू, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, दोबारा देख लो। मोहम्मद गोरी है, एक बार समझ में आ गया तो सब ओके लिखो एक बार, मुझे ऐसा लगा कि किसी का डाउट था। देखो, बंदी बनाया अलाउद्दीन जहां सोज ने। जहां सोज इनके अंकल हैं, ठीक है, इनके चाचा जी हैं। इनको बंदी बना लेंगे काफी सालों तक, जब तक ये रहेंगे तो इनको बंदी बना के रखेंगे। फिर जब ये राजा बनेगा, इनका बेटा, देखो परिवारवाद की जो संरचना बनी हुई थी कि राजा का बेटा राजा बनता है, तो उसके हिसाब से राजा कौन बना? सैफुद्दीन बना। सैफुद्दीन की मृत्यु के बाद राजा जो बना वो बना मोहम्मद गोरी। हालांकि मोहम्मद गयासुद्दीन, जो गयासुद्दीन थे, गयासुद्दीन गोरी थे, उनको राजा बनाना था, लेकिन वो क्या करते हैं, 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को गजनी साम्राज्य का अधीन, गजनी साम्राज्य के अधीन क्या करते हैं, गोर का शासक बना देते हैं। कोई डाउट किसी को? तो अब आ गई गजनी साम्राज्य की जिम्मेदारी किसके पास? गोरी के पास। ठीक। Muhammad Ghori was born in Ghor province in 1149 AD. He was born as Shamsuddin uh, and later became famous as Muhammad Ghori. According to historians, the Ghori dynasty emerged in the middle of the 12th century. The Ghor dynasty was founded by Alauddin Jansoj. After his death, his son Saifuddin Ghori became the ruler. अलाउद्दीन जहां सोज ने सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और उसके भाई को कई सालों तक कैद करके रखा, लेकिन सैफुद्दीन ने अपने शासनकाल में इन दोनों को आजाद कर दिया। सैफुद्दीन की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन को शासक बनाया गया था, लेकिन 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की गजनी साम्राज्य के अधीन गोर राज्य का शासक बना गया। उसने क्या किया, एक अच्छा भाई होने के नाते उसने क्या किया, जो ताज सल्तनत, जिस भी साम्राज्य, जो गोर राज्य का शासक जिसको बनाया जा रहा था, उसने अच्छे भाई होने के नाते क्या किया, अपने दूसरे भाई को जो उसका हकदार था उसको बना दिया। मोहम्मद गोरी ने अपने सैनिकों की सहायता से अफगानिस्तान के कुछ आसपास के राज्यों में अपना अधिकार जमा लिया। मोहम्मद गोरी ने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने, जो सैनिक थे ना मोहम्मद गोरी के, वो इतने इसके स्वामी भक्त हो चुके थे ना, ये जैसे चाहता था वो वैसे ही करते थे। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने अपने सैनिकों की सहायता से अफगानिस्तान के कुछ आसपास के राज्यों में अपना अधिकार जमा लिया। अफगानिस्तान, जो इसके आसपास के राज्य थे, उन पर क्या कर लिया, अपना अधिकार बना लिया। और बाद में उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजधानी क्या है? गजनी। कुछ सैनिक ऐसे थे जो प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते थे मोहम्मद गोरी के लिए।
Muhammad Ghori, with the help of his soldiers, established his authority in some nearby states of Afghanistan, and later he made Ghazni his capital. मुल्तान पर आक्रमण, ये अब गजनवी के सॉरी मोहम्मद गोरी के क्या है, भारत पर आक्रमण शुरू हो जाएंगे यहाँ से। मोहम्मद गोरी एक अफगान योद्धा था जिसने अपने राज्य में कई तुर्क सूबेदार रखे हुए थे और जो इनको अच्छे से ट्रेंड किया गया था तलवारबाजी के अंदर, अच्छी सैन्य उनको प्रशासनिक शिक्षाएं दी गई थी, जो मोहम्मद गोरी के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार रहते थे। और उन्हीं की सहायता से मोहम्मद गोरी ने भारत की तरफ आक्रमण करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गोरी ने क्या किया, एक कुशल अफगान सेनापति था जिस पर भारत पर आक्रमण करके भारत को जीतना चाहता था। एक क्या था, एक कुशल अफगान सैनिक था और ये भारत पर क्या करता, जैसे भारत को जीतने के उद्देश्य से मोहम्मद कासिम और मोहम्मद गजनवी भारत को आएंगे, लूट कर चले जाएंगे। इसका उद्देश्य भारत को लूटना तो था, लेकिन भारत के अंदर एक स्थायी एक शासन स्थापित करना था। इसका उद्देश्य भारत में राज्य की स्थापना करना था, तुर्क राज्य की स्थापना करना था। मुल्तान पर आक्रमण, मुल्तान पर आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला आक्रमण है मुल्तान पर, कब किया, 1175 में किया था। मुल्तान पर आक्रमण किया, उसमें वह सिया को मानने वाले कौन है, एक तो मोहम्मद गोरी हैं और सिया के अनुयायी कौन है, यहाँ का शासक है करामाता, सिया का अनुयायी। हालांकि गोरी ने मुल्तान पर जीत हासिल की, इन दोनों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर क्या कर लेता है, मुल्तान पर जीत हासिल हो जाती है। Invasions of Multan. In order to establish his authority over India, Muhammad Ghori first attacked in Multan 1175, in which the Karamata, who believed in Shia, was ruling there, although Ghori had conquered Multan. आगे चले, गुजरात पर आक्रमण। गुजरात पर आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद गोरी के द्वारा अपने विजय अभियानों के मार्ग में परिवर्तन करके पंजाब की तरफ से भारत पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया गया। इसने 1178 के अंदर किस पर, गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का जो शासक था वो मूलराज द्वितीय था, मूलराज सेकंड या फिर भीम सेकंड इसको बोला जाता है। मोहम्मद गोरी को हरा दिया जाता है यहाँ पर। Invasions of Gujarat, Muhammad Ghori tried to establish his authority in India from Punjab side by changing the route of his conquests in India. Although the rule of Gujarat was Mulraj II, the invasion took place in 1178 AD, in which Muhammad Ghori was defeated by Mulraj II. इतना समझो। उसके बाद एक 1189 से लेकर 1186 तक, ठीक है, 1186 के बीच पंजाब के
पंजाब पर क्या कर लेगा, फतेह हासिल कर लेगा, यानी पंजाब को जीत लेगा। उसी समय पंजाब पर आक्रमण किया था जब पंजाब के अंदर महमूद शासक थे। पंजाब का शासक कौन है उस समय, महमूद शासक कर रहे थे, शासन संभाल रहे थे। इसके बाद जब उसने पंजाब को जीता, तो पंजाब को जीतने के बाद इसका पेशावर, पेशावर, उसके बाद सियालकोट, उसके बाद लाहौर, और फिर बठिंडा में जीत हासिल की। इसने पंजाब को जीतने के बाद पेशावर पेशावर में जीत हासिल की, सियालकोट में, लाहौर में और बठिंडा के अंदर, और देखते ही देखते पूरे पंजाब पर कब्जा हो गया। अब मोहम्मद गोरी के पास उत्तरी भारत का एक बड़ा हिस्सा पास में था। इसके मैदानी भाग की जो सीमा है वो किससे लगती थी, मोहम्मद गोरी की जो सीमा थी वो दिल्ली और अजमेर से लगती थी। अब इसके पास जो राज्य है, इसकी सीमा दिल्ली और किससे लगती है, अजमेर से लगती है। महान शासक पृथ्वीराज चौहान के राज्य से लगी हुई थी, यानी दिल्ली और अजमेर की बात करें तो महान शासक जो पृथ्वीराज चौहान थे उसके साथ इसके लगी हुई थी। इसलिए भारत पर अपना अधिकार करने के मकसद से उसने आगे बढ़ने के लिए गोरी को महान पराक्रमी शासक, किसको हराना था, महान पराक्रमी शासक पृथ्वीराज चौहान को हराना था। और उससे उसको क्या करनी पड़ी, दुश्मनी मोल लेनी पड़ी, और जिसके कारण आगे हम देखेंगे कि तराइन के 2 युद्ध लड़े जाएंगे। आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने भारत पर अधिकार पाने के उद्देश्य से 1189 से लेकर 1186 के बीच पंजाब पर जीत हासिल की। उसमें उसने पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब में महमूद शाह शासन कर रहे थे और उसे हराकर उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इसने पेशावर, सियालकोट, लाहौर, बठिंडा, क्या, बठिंडा, बठिंडा को जीत लिया था। और जिसके बाद इसकी जो सीमाएं थी वो लगनी शुरू हो गई थी अजमेर और दिल्ली, और जो यहाँ प्रशासन कौन कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान वहां पर शासन कर रहे थे। तो अब शुरू हो जाएंगे तराइन के युद्ध। मोहम्मद गोरी conquered Punjab between 1179 and 1186 with the aim of gaining authority over India, at which time he invaded Punjab, defeated the Mahmud ruler who was ruling in Punjab. He captured Punjab. तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन तरावड़ी भी बोल देते हैं, ये करनाल के अंदर है। कहां पर है तराइन, हरियाणा के करनाल में है, हरियाणा के करनाल में जिले में है, और इसको तरावड़ी भी बोल देते हैं, तरावड़ी, ठीक है। इसका जो अब आधुनिक नाम है वो तरावड़ी के नाम से। ये पहले मैदान होता था, अब यहाँ पर घर बन चुके हैं, बसावट हो चुकी है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध,
ये हुआ था दो पार्टियों के अंदर। कोई भी युद्ध होता है तो दो व्यक्तियों के बीच ही लड़ा जाता है ना। ऐसा तो होता नहीं कि कोई अकेला युद्ध लड़ ले, सेकंड पर्सन होना जरूरी है ना। एक साइड तो थे पृथ्वीराज चौहान, कितने नंबर की है, तीसरे नंबर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। इनका साथ जो दे रहे थे हांसी से थे गोविंद राय। गोविंद राय इनका हांसी से साथ दे रहे थे, और इनके नाना थे अनंगपाल। अनंगपाल ये इनका साथ दे रहे थे इस युद्ध में। एक गढ़वाल वंश का शासक था, गढ़वाल वंश का शासक था कौन, जयचंद। प्रथम जो युद्ध होगा वो जयचंद इसका साथ देगा तराइन की लड़ाई के अंदर। दूसरी साइड जो थे वो थे गोरी, ठीक है। अब गोरी तराइन में आ चुका है। तराइन के अंदर जंगल थे, कुछ मैदान खाली हो रहे, जो जंगली थे, जो मैदान था उस मैदान के अंदर गड्ढे खड़वा दिए गए थे, गड्ढे खुदवा दिए गए थे जयचंद के द्वारा। और जो पृथ्वीराज चौहान की सेना थी वो कहां पर छुपी हुई, कहां पर थे, वो जंगल के अंदर थे। यहाँ पर गड्ढे खुदे हुए हैं, यहाँ पर सेना आ रही है। अगर पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान के सैनिक हैं, अगर वो आंख मीच कर भी तीर चलाए तो कोई ना कोई सैनिक मर जाता था मोहम्मद गोरी का। क्यों, क्योंकि इन्होंने कवर किया अपने आप को पेड़ के पीछे। और इस साइड से अगर कोई भी जो तीर चलाता था वो हालांकि कुछ ना कुछ सैनिक उसको मार पाता था। जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जंगल की तरफ, तो ये गड्ढे खुदे हुए थे, इन गड्ढों के अंदर गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि इस युद्ध के दौरान जो गोरी है उसको बिल्कुल पछाड़ दिया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, और उसको बंधक बना लिया गया था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने उसको बाद में छोड़ दिया था, और गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्ध को तराइन का जो पृथ्वी का जो क्या कहा जाता है, प्रथम युद्ध कहा जाता है। फिर क्या होगा, एक जैसे क्या होता है कि जैसे क्या करते हैं लड़के, अगर कोई छोटी सी चीज मिल जाए ना, अगर 5 रुपए का पेन लेके आएंगे तो 50 रुपए की पार्टी देने की हिम्मत रखते हैं लड़के, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने तो पूरा एक युद्ध जीता था, तो उसने किया एक पार्टी, छोटी सी पार्टी की, घर पर पार्टी की। पार्टी के दौरान देखो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते रहते हैं। ठीक है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसके अंदर 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और हांसी से गोविंद राय इनका साथ देते हैं, अनंगपाल इनका साथ देते हैं, और गढ़वाल वंश के जयचंद इनका साथ देते हैं। गोरी इस समय बिल्कुल हार जाता है और वापिस चला जाता है गोर। और वहां पर जाने के बाद क्या करता है, अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है, हाथ में जहर की शीशी लेकर अपने आप को बंद कर लेता है कमरे के अंदर। यहाँ से स्टोरी देखना, इसकी मोटिवेट होने वाली पूरी स्टोरी अच्छी। बंद कर लेता है, दरवाजा लगा लेता है, कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेता है, और जहर खाने की तैयारी करता है बिल्कुल। लेकिन सामने देखता है कि एक दीवार पर चींटी चढ़ रही है। उसने एक बार प्रयास किया, वो पुनः गिर जाती है। वो दोबारा प्रयास करती है, फिर गिर जाती है। वो दोबारा प्रयास करते हैं, गिर जाती है। ऐसे निरंतर प्रयास करते करते वो क्या करती है, 99 प्रयास कर चुकी थी, और 100 जो 100वां प्रयास करती है उसके अंदर वो चढ़ जाती है। उसको देखकर जो मोहम्मद गोरी था उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने आत्म हत्या जो करने का डिसीजन लिया था उसको टाल दिया। और वहां से उसने कहा कि जब एक छोटी सी चींटी हार नहीं मान सकती, तो मैं इतना बड़ा गोरी कैसे हार मान सकता हूँ। तो पुनः ये आक्रमण करने की रणनीति बना लेता है, और जब दोबारा ये आएगा तो इसका साथ दोबारा जो दिया जाएगा
वो गढ़वाल वंश के शासक जयचंद के द्वारा इनका साथ दिया जाएगा दूसरे युद्ध में। First Battle of Train. This war was fought between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori in the field of Train in 1191, in which Muhammad Ghori had to face defeat. In this war, Muhammad Ghori was taken hostage by Prithviraj Chauhan. Later, he was released. War between Ghori and Prithviraj Chauhan is known as the First War of Train. अब होगा त्राइन का दूसरा युद्ध। त्राइन का जो दूसरा युद्ध होगा ये 1192 के अंदर हुआ। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर जीत हासिल कर लेते हैं। देखो क्या हो जाता है, जब चौहान हारेगा तो उसके जो राज्य हैं उसको मिल जाएंगे, तो दिल्ली और अजमेर के जो राज्य थे वो किसको मिल जाते हैं, चौहान को मिल जाते हैं। गजनी में तुर्क राज्य की स्थापना की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो तुर्क आक्रमणकारी हुए वह गजनी के शासक कुलवंश से संबंधित थे। यहाँ पर हमारा जो गोरी है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी के साथ क्या होता है कि उसकी जो मृत्यु है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के जो मत हैं वो अलग अलग है। क्या है, इतिहासकारों के जो मत है वो अलग अलग मत हैं। अब पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था चंद्र बरदाई। कौन है, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई की बात करें तो उसके मुताबिक तराइन के दूसरे युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया। इसने क्या, इसके अनुसार क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लिया, बंधक बना लिया। बंधक बना लिया और अपने साथ गजनी ले जाता है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शब्द भेदी बाण की अद्भुत कला से मोहम्मद गोरी को दरबार में आयोजित, ये कहता है कि इसके अनुसार चंद्र बरदाई क्या कहता है, चंद्र बरदाई कहता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और अपने साथ गोर ले गया और सलाखों से उसको अंधा कर दिया। फिर वो क्या करता है कि आयोजन करता है, एक तीर अंदाजी का आयोजन करता है, एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था उसके दरबार के अंदर। तो उसके अंदर पृथ्वीराज जो चंद्र बरदाई कहता है कि गोरी अगर तुम इसके आंखें नहीं छीनते ना तो ये ऐसा शासक था कि पूरी दुनिया को, पूरे भारत को आपके चरणों में ला सकता था, क्योंकि ये शब्द भेदी बाण चलाना जानता था। गोरी कहता है कि हमें परिणाम प्रस्तुत करके बताइए, हमें दिखाइए कि आप जानते भी हैं या नहीं जानते। तो उस समय क्या करता है कि गोरी चारों दिशाओं के अंदर एक एक सैनिक को खड़ा कर देता है। चारों दिशाओं के अंदर एक एक सैनिक खड़ा हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान बीच में होते हैं। ये जिस भी दिशा से ताली की आवाज आती है उसी दिशा के अंदर तीर अंदाजी कर देते हैं। जब ये दृश्य था, इस दृश्य को देखकर मोहम्मद गोरी भी ताली बजा देते हैं। तो ये किसको मार देता है, तो ये मोहम्मद गोरी को भी मार देता है। परंतु जो आगे जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध होगा वो इस घटना के बाद हुआ था, दूसरे युद्ध के बाद। तो उस समय क्या गोरी का भूत यहाँ पर आया था कि उसने उसको मार दिया था? तो इस समय क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है कि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपने मत रखते हैं। चंद्र बरदाई के द्वारा जो रचना लिखी गई है पृथ्वीराज रासो, ये जो वर्णन मिलता है हमें पूरा का पूरा कंप्लीट, ये पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलता है। पृथ्वीराज रासो के अंदर ये कंप्लीट वर्णन मिलता है।
तो ये क्या होना, ये चंद्रबरदाई जो है ये मोहम्मद गोरी के मित्र भी हैं, दरबारी कवि भी हैं। तो ये पूर्ण रूप से दरबारी संरक्षण के अंदर लिखी गई है। तो इसलिए इसके ऊपर क्या किया जाता है, संशय बना रहता है, इसको प्रमाणिक नहीं माना जाता। एनसीईआरटी इसको प्रमाणिक नहीं मानती। माना जाता है कि मोहम्मद गोरी के गोर लौटने से पहले वो क्या करता है, 1206 के अंदर 1206 के अंदर क्या करता है, दिल्ली के अंदर एक अपने जो एक क्या करता है, इतिहासकारों के मुताबिक हम बात करें, इतिहासकारों के मुताबिक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मौत के बाद भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली थी। मुझे बताइए एक बार कि आपको ये समझ में आ गया। हालांकि गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक का समय बिताएगा दिल्ली सल्तनत की गद्दी के ऊपर। कमेंट कीजिए एक बार कि समझ में आया नहीं आया, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे गजनी साम्राज्य की। गोरी की डेथ के बाद क्या हुआ था, 1206 के अंदर भारत में अन्नू यादव, आप शायद आज नए हैं क्लास के अंदर, आई होप। है ना, देखो मैंने कहा था मोहम्मद गोरी की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। एक मत तो ये हो गया, एक मत रहता है कि जबकि अन्य इतिहासकार क्या मानते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपनी अधीनता स्वीकार की, करवा दी, और गोरी ने उसे अजमेर में अपने अधीन रहकर शासन करने के लिए कहा, और फिर पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया गया। उसी की कब्र में, उसकी कब्र को अफगानिस्तान में गड़वा दिया गया। और अनु यादव, आपका बहन स्वागत है प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज आप नए हो, क्योंकि मुझे आपका कमेंट आज पहली बार देखने को ही मिला है। अब देखो, भारत पर तुर्क आक्रमण थी, तुर्क आक्रमणों का भारत के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव रहेगा। देखो हमारे ऊपर जब हमने देखा था अरब आक्रमण, हमने अरबों के आक्रमण पड़े थे जब हमने, तो हमने देखा था कि
भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। तो उसी प्रकार जब भारत के ऊपर तुर्क आक्रमण हुए तो उनका प्रभाव क्या रहा। भारत के अंदर छोटे छोटे राज्यों के अंदर भारत की जो शक्तियां थी वो बट गई थी। संपूर्ण देश के अंदर खंडता हो चुकी थी, खंडक हो चुके थे, और भारत पर पुनः विकेंद्रीयकरण का जो विभाजन की शुरुआत हो चुकी थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका था पुनः, और विभाजन शुरू हो चुका था, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण अलग अलग छोटे छोटे राज्य, अपने अपने राजा। क्लास टाइम मोस्टली 2 आवर चलेगी, 1 आवर हमारा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो क्लास खत्म होगी वो 11 बजे खत्म होगी। तो अपना नाश्ता, सॉरी नाश्ता नहीं, अपना डिनर, अपना खाना अपने पास रखो, खाते रहो और देखते रहो क्लास को। अब आगे चले, किसी को कोई डाउट। गजनी में तुर्क राज्य की स्थापना। भारत में सबसे पहले जो तुर्क आक्रमणकारी आए थे वह गजनवी के शासक कुल से संबंधित थे। 962 ईस्वी में अलप्तगीन ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना की थी। गजनी में क्या, तुर्क राज्य की स्थापना। नौ सौ बासठ ईस्वी में अलप्तगीन के द्वारा की गई थी। उसके दामाद सुब्तगीन ने, इनका दामाद कौन था, सुब्तगीन इनका दामाद था। उसने क्या किया, 977 ईस्वी में गद्दी पर अपना राज कर लिया। उसने भारत पर, सुब्तगीन ने भारत पर आक्रमण की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। लेकिन उसी समय पंजाब के एक हिंदू शासक जयपाल ने क्या किया, उसकी योजनाओं के प्रारंभ में ही विफल कर देने के उद्देश्य से, यानी जो उसने योजनाएं शुरू की थी उसको स्टार्टिंग में ही विफल कर देने के लिए, उसको स्टार्टिंग में ही खत्म कर लेने के लिए 986 से लेकर 987 ईस्वी में एक बड़ी सेना का गठन किया। सुब्तगीन और जयपाल को एक बार दोबारा देखेंगे, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर इनको अच्छे से दोबारा देख लेंगे एक बार। establishment of Turkey state in Ghazni. The first Turkey invaders of who come to India belong to the ruling dynasty of Ghazni. Al-Fatih established an independent Turkey state in Alptigin, established an independent Turkish state in Ghazni 962 AD. और उसके बाद जो इसके दामाद हैं वो क्या करेंगे, 977 ईस्वी के अंदर इसकी गद्दी को छीन लेंगे, हथियार लेंगे अपने आप, इस वंश का अंत करके। अब सुब्तगीन को देख लो। बात है 986 से लेकर 987 तक की, 986-87 में, 986-87 ईस्वी में सुब्तगीन क्या कर रहा है, सुब्तगीन कह रहा है कि भारत पर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। लेकिन उस समय भारत पर पंजाब के जो हिंदू शासक थे, उसमें पंजाब के हिंदू शासक कौन थे,
जयपाल। जयपाल हिंदू शासक थे। इसने क्या किया, एक बड़ी सेना का गठन किया, बड़ी सेना का गठन किया और साथ में गजनवी पर आक्रमण शुरू कर दिया। क्या कर दिया, गजनवी पर आक्रमण कर दिया। क्यों, क्योंकि ये जो योजनाएं सुबुदगीन ने बनाई थी उनको प्रारंभ में ही समाप्त करना चाहता, प्रारंभ में ही खत्म करना चाहता था। कई दिनों के भीषण युद्ध के बाद क्या होता है कि युद्ध चलता है कई दिनों तक और किसी की भी जीत नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, दुर्भाग्य से क्या हो जाता है, भारी वर्षा हो जाती है और हिमपात हो जाता है। हिमपात यानी बर्फबारी हो जाती है। तो इस रूप में क्या हो जाता है, जयपाल ने, जो उसके सैनिकों का उत्साह डाउन हो जाता है, जो उसका मोरल होता है उसके सैनिकों का, वो डाउन हो जाता है। फलस्वरूप क्या हो जाता है, जयचंद को अपमानजनक संधि करनी पड़ जाती है। इसमें क्या हो जाती है, इनके बीच से हो जाती है संधि, संधि हो जाती है। और संधि करने के बाद कुछ प्रदेश देने का वचन दिया कि मैं आपको 50 साथी और कुछ प्रदेश आपको दे दूंगा। लेकिन ये लाहौर पहुंचकर उससे ये संधि, जो अपमानपूर्ण जो संधि थी, उसको स्वीकार करने से इनकार कर देता है। ये क्या कहता है, लाहौर पहुंचकर संधि की जो शर्तें थी उनको मानने से क्या कर देता है, मना कर देता है। अब क्या करेगा सुबुदगीन, क्या करेगा, अब सुबुदीन करेगा इसके ऊपर आक्रमण और इसके राज्य के अंदर भीषण लूटपाट करेगा। सुबुदगीन ने उसके राज्य पर आक्रमण करेगा और लूटपाट की। जयपाल ने 991 ईस्वी में क्या करेगा, जयपुर दोबारा, जैसे जो इसके जो राज्य है उसको लूटा। फिर ये दोबारा 991 ईस्वी के अंदर, 991 ईस्वी में दोबारा एक मित्र राज्यों की सहायता से गजनवी पर पुनः आक्रमण किया, किंतु युद्ध में हार जाता है। दूसरी बार गजनवी पर आक्रमण किया, हार जाता है, हार जाता है। तो फलस्वरूप क्या होगा, अब जो पेशावर तक का भाग था वो कहां, किसके हिस्से चला गया, सुबुदगीन के हिस्से चला गया। अब क्या होगा, पेशावर तक सुबुदगीन का सुबुदगीन का शासन हो जाता है, शासन हो जाता है। तो अब 997 के अंदर, 991 के अंदर, 997 के अंदर सुबुदगीन की हो जाती है मृत्यु। सुबुदगीन की हो जाएगी 997 के अंदर मृत्यु। इसको रिपीट कर देते हैं एक बार, शायद डिफिकल्ट हो गया कुछ के लिए। देखो 986-87 की बात है, सुबुदगीन जब राजा बना 977 के अंदर, 977 के अंदर इसने अपना गद्दी हासिल कर ली और राजा बनते ही क्या सोचा कि मैं भारत पर आक्रमण करूं और अपने साम्राज्य को बढ़ाऊं। लेकिन पंजाब के अंदर क्या राजा है, जयपाल, वो क्या चाहता था कि जो उसकी सोच है ना उसको वहीं पर दबा दूं, जो उसने सोचा उसको वहीं पर दबा दूं। तो ये क्या करता है, एक बड़ी सेना बनाता है और बड़ी सेना बनाने के साथ गजनी पर कर देता है आक्रमण। परंतु क्या हो जाता है, ये युद्ध काफी दिन जो इन्होंने ये युद्ध शुरू हुआ था, आक्रमण जो किया था, ये काफी दिनों तक लंबा चला, 4 दिन काफी लंबा चला और उसके बाद इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। लेकिन जयपाल के जो सैनिक थे उनका मोरल डाउन हो जाता है, भारी बारिश हो जाती है, हिमपात होना शुरू हो जाता है उसके कारण। फिर करते हैं ये संधि, संधि में कहते हैं कि आपको 50 साथी देने पड़ेंगे और कुछ प्रदेश आपको देने पड़ेंगे। परंतु जब जयपाल लाहौर आ जाता है और लाहौर पहुंचकर वो जो संधि की शर्तें थी उनको मानने के लिए कर देता है मना। फिर क्या करता है, सुबुदगीन इस पर दोबारा आक्रमण करता है और इसकी राजधानी में घुसकर सारा कुछ लूटकर चला जाता है।
परंतु दोबारा फिर ये अपने आप को खड़ा करता है 991 ईस्वी के अंदर, आसपास के जो मित्र राज्य थे उनकी सहायता से खड़ा होता है और संघ दोबारा गजनवी पर आक्रमण करता है और इसमें ये हार जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से हार जाता है और 997 के अंदर सुप्तगिन की हो जाती है मृत्यु। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? कमेंट कीजिए एक बार। अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार दोबारा, कोई बात नहीं। वो अभी नहीं लगाएगा बहन, अभी नहीं लगाएगा। अभी तो ये दोबारा जाएगा और नमक पहाड़ियों के अंदर एक राज्य बनाएगा, छोटा सा नमक पहाड़ियों के अंदर अपने दोबारा अपने आप को स्टेबल करेगा। अभी नहीं करेगा वो जयपाल, अभी फांसी नहीं खाएगा। अभी तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण भी बचे हुए ना। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण जब होंगे उसके अंदर इसको फांसी लगा लेगा। मुझे इतना बताइए कि इसको रिपीट करना है या समझ में नहीं आया, दोबारा कुछ करना है? रिपीट करना है। देखो, 986-87 की बात है। इसमें क्या होता है, सुबुद्दीन ने सोच 986-87 की बात है। पंजाब के एक राजा होते हैं जयपाल, वो अपनी बड़ी सेना के साथ आक्रमण कर देते हैं सुबुद्दीन के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई भी हारता नहीं है, न कोई जीता है। तो इसकी संधि करनी पड़ती है। संधि करनी पड़ती है। संधि करने की जो संधि होती है उसमें कहते हैं कि आपको, जयपाल कहता है कि आपको जयपाल को 50 हाथी देने थे और जयपाल का कुछ हिस्सा, जो इसके कुछ हिस्से राज्य थे, उसको देने की बात हुई थी। परंतु जयपाल लाहौर चला जाता है, यानी जब गजनवी उस समय वो गजनवी पे आक्रमण कर रहा है। गजनवी से कहाँ चला गया? लाहौर। लाहौर आने के बाद गजनवी से कहाँ गया? लाहौर आ गया। लाहौर पहुंचकर वो संधि की जो शर्तें होती हैं उसके उन्हें मानने से कर देता है मना, मना कर देता है। फिर वो क्या करता है, जो सुबुद्दीन उसके ऊपर दोबारा आक्रमण कर देता है और दोबारा आक्रमण करने के बाद उसके जो राज्य है उसको लूट कर चला जाता है। लेकिन 991 के अंदर, 991 के अंदर वो दोबारा गजनवी पर आक्रमण किया। किसने? जयपाल ने अपने आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको मिलाया, उनके जो मित्र राज्य थे उसके साथ बात की और उसके बाद आक्रमण किया। परंतु इस आक्रमण के अंदर भी वो हार जाता है और पेशावर तक का जो हिस्सा था वो सुप्तगिन के अंदर आ जाता है। लेकिन सुप्तगिन की जो मृत्यु है वो 997 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कोई डाउट किसी को?
बताइए आगे चले। ठीक है, चलते हैं। Subdugin captured the throne of Ghazni in 977 AD। जयपाल ने 991 ईस्वी में गजनी पर आक्रमण किया, किंतु युद्ध में सुब्दगिन की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सुब्दगिन ने पेशावर तक के भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया और 997 ईस्वी में सुब्दगिन की मृत्यु हो जाती है। Jaipal attacked Ghazni in 1991 AD, but Subdugin won the war. As a result of this war, Subdugin had taken possession of the land of the Peshawar. Subdugin died in 997 AD. महमूद कौन है? महमूद गजनवी। सुबुदगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। जिस समय वो गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु थी 27 वर्ष। लो, नेक्स्ट चले। महमूद महमूद गजनी 998 ईस्वी में शासक बना। शासक बना और किसकी मृत्यु के बाद? इसके पिता कौन थे? पिता थे सुब्दगीन। सुब्दगीन की मृत्यु के बाद जब ये राजा बना तो आयु कितनी है? आयु थी 27 वर्ष की। 27 वर्ष की आयु थी और शासक बनते ही इसने भारत, इसकी महत्वाकांक्षा थी कि ये अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था और उस साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होती है? सेना की। और सेना को क्या चाहिए? सैलरी। तो सैलरी देने के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो पैसे के लिए इसने भारत के ऊपर आक्रमण करने की सोच ली। भारत एक ऐसी जगह थी जो इसकी धन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की क्षमता रखती थी। तो इसने बगदाद के खलीफा से यामिन उल दौला की उपाधि धारण की। किसकी? यामिन उल दौला की। यामिन उल दौला की यामिन दौला की उपाधि धारण की और शपथ ली कि मैं भारत पर प्रति वर्ष आक्रमण करूंगा। क्या शपथ ली थी? कि मैं भारत पर प्रति वर्ष आक्रमण करूंगा। हेनरी, एक हेनरी है, हेनरी
इलियट। हेनरी इलियट के अनुसार इसके जो आक्रमणों की संख्या बताई गई है वो 17 बताई गई है। कितनी? 17 बार। कि हेनरी इलियट के अनुसार जो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए हैं वो 17 बार आक्रमण किए। Mahmud became the ruler of Ghazni after the death of his father Subhutgin 1998। 998 के अंदर इसको राजा बना दिया गया। ही वॉज 27 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही असेंड। जब ये गद्दी के ऊपर बैठा तो ये 27 साल का था। ही वॉज वेरी एम्बिशियस रूलर। वो क्या था? एक महत्वाकांक्षी शासक था। तो अज्यूम द टाइटल ऑफ यामिन उल दौला फ्रॉम द खलीफा ऑफ बगदाद। बगदाद के खलीफा से यामिन उल दौला के एक टाइटल लेकर आया। फॉर दिस नीड he need money which could be easily obtained in India. He invaded India due to the promotion of Islam and the desire to get money। ये भारत के अंदर इस्लाम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए और मनी चाहने के लिए आक्रमण करता है। महमूद का प्रथम आक्रमण, यह आक्रमण 1001 में पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल पर हुआ। ये वही जयपाल, ठीक है, जयपाल पर हुआ। पेशावर में दोनों के बीच युद्ध हुआ घमासान। इस युद्ध में जयपाल की हार हो जाती है और उसने महमूद गोरी को भारी हर्जाने की रकम अदा करने का वचन दिया। महमूद ने उसकी राजधानी, जयपाल की राजधानी थी क्या थी राजधानी? इसकी जो राजधानी थी उदभंडार, उद भांड भांडपुर, उदभांडपुर, ठीक है। ओके प्रिया, देखो महमूद गजनवी कब शासक बना? 998 ईस्वी में शासक बना। अपने पिता की मृत्यु के बाद शासक बना। 27 वर्ष की आयु थी जब शासक बना। हेनरी इलियट कौन है? हेनरी हम महमूद गजनवी की बात कर रहे हैं। चलो गलती से निकल गए हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम सेम से नाम है, दोनों एक ही जैसे रहते हैं। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बना। पिता सुब्तगीन थे और आयु की बात करें तो 27 वर्ष की इसकी आयु थी उस समय। हेनरी इलियट ने कहा कि इसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया है। महमूद का प्रथम आक्रमण था। यह आक्रमण 1001 में पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल के साथ था। महमूद गजनवी इसके समय क्या करता है? आक्रमण कर देता है और इसकी राजधानी उदय भांडपुर को लूट लेता है। और जयपाल इस घटना को सहन नहीं कर पाता और क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। अब जयपाल क्या कर लेगा? आत्महत्या कर लेगा, ठीक है। तो जयपाल के द्वारा क्या कर ली जाती है? आत्महत्या कर ली जाती है, ठीक है। अब क्या होगा? जो पश्चिमी पंजाब है
उसके ऊपर महमूद गजनवी का अधिकार हो जाता है। जयपाल के बाद वहां का जो शासक बनेगा वो आनंदपाल बनेगा। आनंदपाल के बाद त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल वहां का शासक बनेगा। आनंदपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच 2 बार युद्ध होंगे और दोनों बार ही महमूद की विजय होंगी। आनंदपाल ने भागकर नगरकोट के, आनंदपाल भागकर कहां चला जाएगा, 1 मिनट आगे लिखा होगा शायद, हाँ, महमूद जयपाल की राजधानी से अपार धन संपत्ति को लूटकर वापस गजनी लौट गया था। महमूद रिटर्न टू गजनी आफ्टर लूटिंग एमिशन विद वेल्थ फ्रॉम द कैपिटल ऑफ जयपाल। जयपाल की मृत्यु के बाद आनंदपाल यहाँ का शासक बना। इसके साथ ही महमूद के 2 बार युद्ध हुए। प्रथम बार 1009 ईस्वी में महमूद ने आनंदपाल की सेना को वेहंदी में हराया था। 1009 में इसने आनंदपाल पर वर्सेस गजनवी, ठीक है, गजनवी का युद्ध होगा, इसमें जीत जाएंगे। ये युद्ध कहां पर होगा, वेहिंद में होगा। कहां पर होगा, वेहिंद के अंदर होगा। आनंदपाल कहां पर चला जाएगा, भागकर नगरकोट चला जाएगा। नगरकोट चला जाएगा और नगरकोट के दुर्ग में शरण ले लेगा। क्या करेगा, नगरकोट के दुर्ग में शरण ले लेगा। मोहम्मद गजनवी क्या करेंगे, उसके पीछे पीछे जाएंगे। 3 दिन के भयंकर युद्ध के बाद मोहम्मद गजनवी ने अपना अधिकार कर लिया था। ये क्या करेंगे, ये नगरकोट का जो किला है, जो दुर्ग है, इसकी घेराबंदी कर देंगे। इसकी क्या कर देंगे, इसकी घेराबंदी कर देंगे। और 3 दिन के बाद, 3 दिन के भयंकर युद्ध के बाद वह अपना अधिकार कर लेगा उसके ऊपर। नगरकोट के ऊपर किसका अधिकार हो जाएगा, माफी चाहेंगे। क्या होगा, नगरकोट पर अब किसका अधिकार हो जाएगा, गजनी का अधिकार हो जाएगा। इस प्रकार जब ये नगरकोट को जीत जाएगा तो नगरकोट को जीतने के पश्चात उसके अधिकार में नगरकोट भी आ जाएगा। और उतबी के विवरण से पता चलता है, उतबी के विवरण से हमें पता चलता है, उतबी एक इतिहासकार था जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। 4 इतिहासकारों में से उतबी भी एक था। 4 व्यक्ति आए थे, उतबी उनमें से एक था। तो उतबी के विवरण से हमें पता चलता है कि नगरकोट के अंदर मोहम्मद गजनवी ने इतना धन लूटा था कि जितने भी ऊंट थे उसके, जितने भी ऊंट मिले, उन सब पर उसको लाद दिया गया। तब भी धन शेष बचा था और इसे अधिकारियों में भी बांट दिया गया था। जो आपस में अधिकारी थे उनको भी बांट दिया गया था। इसमें स्वर्ण सिक्के, सोने, चांदी और क्या थे, बहुमूल्य वस्तुएं थी। कि नगरकोट में इतना धन था कि जितने मोहम्मद गजनवी को ऊंट मिले ना, उसके ऊपर लाद दिया उसको। फिर भी क्या, फिर भी शेष धन बच गया था। और जो धन बचा उसको क्या कर लिया था, आपस में जो अधिकारी थे उनके अंदर भी बांट लिया गया था। अब आनंदपाल क्या करेगा, अब आनंदपाल चला जाएगा यहां से। आनंदपाल क्या करेगा, नमक पहाड़ी, एक पहाड़ी है नमक, नमक पहाड़ी पर चला जाएगा। पहाड़ी पर चला जाएगा, एक कोने में स्थित नंदन को, नमक पहाड़ी पर एक जगह है नंदन, क्या नाम है, नंदन, नंदन को राजधानी बना लेगा। नंदन को राजधानी बनाने के बाद
उसकी मृत्यु वहीं हो जाएगी और उसके बाद उसका पुत्र, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? त्रिलोचन पाल होगा। और त्रिलोचन पाल क्या करेगा? मोहम्मद के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाएगा, इकट्ठा करेगा और लड़ाई शुरू कर देगा 1018 के अंदर। और लेकिन महमूद ने पुनः इस संघ को परास्त कर देता है। समझ में आया? देखो, आनंद पाल से एक बार दोबारा समझ लो। आनंद पाल नगर कोट गया, ठीक है, नगर कोट गया, 1008 के अंदर इसके ऊपर आक्रमण होगा। 1008 के अंदर ये हार कर कहां छिप जाएगा? नगर कोट के अंदर छिप जाएगा। नगर कोट के दुर्ग में गया है। दुर्ग की कर दी घेराबंदी किसने? मोहम्मद गजनवी ने। 3 दिन के भीषण युद्ध के बाद इस पर अधिकार कर लेगा। 3 दिन युद्ध हुआ और इस पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। अब आनंद पाल कहां चला जाएगा? एक नमक पहाड़ी है, नमक पहाड़ी पर कोने में एक जगह है। कोने में कौन सी जगह है? नंदन, ठीक है। नंदन में ये नंदन को क्या बनाएगा? नंदन को बनाएगा अपनी राजधानी। और यहीं पर इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। अब आनंद पाल मर गया, आनंद पाल मर चुका है। अब राजा बनेगा त्रिलोचन पाल। 1018 की बात है। ये क्या करेगा? 1018 की बात है। 1018 के अंदर ये भारतीय राजाओं का एक संघ बनाएगा। भारतीय राजाओं को क्या बनाएगा? एक संघ बनाएगा। और उस संघ से युद्ध होगा। फिर आक्रमण क्या करेंगे? महमूद पर पुनः संघ, इस युद्ध को, जो ये संघ है इसको महमूद गजनवी हरा देगा। यहां तक अब किसी को कोई डाउट? अब क्या होगा? 1021 के अंदर त्रिलोचन की मृत्यु हो जाएगी। 1021 में मृत्यु हो जाएगी त्रिलोचन की। अब त्रिलोचन की मृत्यु हो गई तो जो साम्राज्य है तो ये किसके अधीन चला जाएगा? मोहम्मद गजनवी के अधीन चला जाएगा। इसके ऊपर मोहम्मद गजनवी का पूरा अधिकार हो जाएगा। तो इसके आक्रमण का दूसरा शिकार कौन हुए थे? मुल्तान के राज्य हुआ था। बताइए। कमेंट करके बताइए, फिर इसको रिपीट करेंगे दोबारा। चलो फिर तो इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। नो बहन, रिवीजन कर लेते हैं इसका।
तारीख ए रसीद, तारीख ए रसीदी, इसकी जो रचना की गई वो मिर्जा मोहम्मद हैदर के द्वारा, दुगला के द्वारा की गई है। यह बाबर का चचेरा भाई था, इसने इसकी रचना फारसी भाषा में की है। मिर्जा हैदर बाबर और हुमायूं के शासनकाल की दौरान हुई घटनाओं का साक्षी था और उसने कन्नौज में जो युद्ध हुआ शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं का, उसमें लड़ाई में साथ दिया था और अंत में वह मारा गया जाता है। उनके द्वारा की गई इस रचना को दो भागों में बांट दिया जाता है। उन्होंने जो ये रचना की है इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। इसके पहले भाग के अंदर 1347 से लेकर 1553 तक का इतिहास दिखाया जाता है और 1541 का जो भाग है इसके अंदर जो हैदर दुगला है, इनकी खुद की जीवन की जो घटनाएं हैं, स्वयं के जीवन की घटनाएं हैं। इकबालनामा, इसकी रचना मुद्दी के द्वारा की गई थी और इसने 2 वर्षों तक जहांगीर की जीवनी का बाद का भाग लिखा है। जो जहांगीर की जीवनी के बाद का हिस्सा है वो किसके द्वारा लिखा गया है? मुद्दिद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मुद्दिद के द्वारा लिखा गया है। इसमें बाबर और हुमायूं के शासन और तैमूर के परिवार के इतिहास का वर्णन मिलता है और दूसरे भाग में उन्होंने अकबर के शासन का इतिहास का वर्णन किया है। तीसरे भाग में उन्होंने जहांगीर के इतिहास का वर्णन किया है। जहांगीर के व्यक्तित्व को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जिसके कारण उनके जो क्या हो जाता है, इसका जो पक्षपात हमें दिखाई देता है। बाद में उसने शाहजहां के पक्ष लिया और बेगम नूरजहां की जो गतिविधियां थी उनके असंतोष से उनको व्यक्त किया, कि उसके जो खिलाफ था उसके असंतोष व्यक्त किया था। पादशाहनामा, इसका लेखन कार्य अब्दुल अहमद लाहौरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल अहमद लाहौरी के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी रचना को दो भागों में बांटा। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर, तैमूर के काल से लेकर शाहजहां के शासनकाल के पहले 10 वर्षों का देखा जाता है और दूसरे भाग के अंदर इसने जो दूसरे 10 वर्ष है शासनकाल के, उनके बारे में हमको बताया है। हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो गोरी के जन्म की बात करें तो 1149 ईस्वी में गोर प्रांत के अंदर इसका जन्म होता है। शासक बना 1173 ईस्वी के अंदर। गजनवी साम्राज्य के अधीन ये शासक बनता है और गोर का संस्थापक की बात करें तो गोर का संस्थापक था उस समय, जो गोर का संस्थापक है वो गोर का संस्थापक है अलाउद्दीन जहां सोज गोर का संस्थापक होता है और ये इन दोनों भाइयों को कैद करके रखता है। उसके बाद इसका बेटा सैफुद्दीन गोरी शासक राजा बनता है और ये दोनों भाइयों को आजाद कर देता है। तो 1100 इसकी मृत्यु के बाद 1173 में मोहम्मद गोरी को राजा बना दिया जाता है। मोहम्मद गोरी ने अपने सैनिकों की सहायता से अफगानिस्तान के कुछ आसपास के हिस्सों को जो राज्य थे उन पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी गजनी बना ली। मुल्तान पर आक्रमण की बात करें तो 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था और करमाता जो सिया धर्म को मानता, सिया संप्रदाय को मानता, सिया जो मुसलमान था, सिया धर्म का मानने वाला मुसलमान था, तो उसको ये हरा देता है वहां पर। गुजरात पर आक्रमण की बात करें तो ये गुजरात पर आक्रमण करता है। यहाँ उसमें यहाँ का शासक कौन था? गुजरात पर विजय अभियान की शुरुआत करता है। पंजाब से भारत पर अपना अधिकार जमाने के प्रयास किया था। हालांकि उसमें गुजरात का शासक मूलराज द्वितीय था। यह आक्रमण 1178 ईस्वी में किया गया था और इसके दौरान मूलराज द्वितीय इसको हरा देता है। 1189 से 1186 के अंदर पंजाब पर यह दोबारा आक्रमण करता है और पंजाब में महमूद शासक होता है और पंजाब को जीतने के बाद ये पेशावर, सियालकोट, लाहौर और बठिंडा को जीत लेता है। फिर शुरू हो जाती है तराइन की युद्ध। तराइन की बात करें तो इसका जो एरिया है पंजाब, पेशावर और बठिंडा को जीतने के बाद वो दिल्ली और अजमेर से लगने वाली सीमाओं तक आ जाता है। तो दिल्ली और अजमेर की सीमाओं के साथ लगता है तो दिल्ली उसमें और अजमेर के जो राजवंश थे वो जो दिल्ली और उसमें इसकी जो सीमाएं थी वो पृथ्वीराज चौहान के साथ लगनी शुरू हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान के साथ सीमाएं लगती हैं तो इनका विवाद हो जाता है, इनका संघर्ष शुरू हो जाता है। तो इनका जो लड़ाई होती है वो प्रथम जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है वो 1191 के अंदर होता है। तराइन तरावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, करनाल हरियाणा के अंदर पड़ता है।
जिसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान का साथ की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, ये हाँसी से गोविंद राय इसकी सहायता करते हैं, अनंगपाल सहायता करते हैं और गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद इसकी सहायता करते हैं। परंतु दूसरे युद्ध में क्या होता है, दूसरे युद्ध में गढ़वाल वंश के जो शासक थे जयचंद, वो मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं और जिसमें ये हार जाता है। और वो इतिहासकारों, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है इनकी मृत्यु को लेकर। हम अब गजनी साम्राज्य की बात करें तो सुब्दगीन, गजनी साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वो भारत में, जो गजनी वंश की स्थापना 962 ईस्वी में अल्पतगीन के द्वारा की गई थी। 977 ईस्वी के अंदर इसके दामाद सुब्दगीन के द्वारा गद्दी को हथिया लिया जाता है। और सुब्दगीन की बात करें तो 986 से 87 ईस्वी में पंजाब के एक राजा थे जयपाल, वो अपनी बड़ी सेना के साथ गजनी पर आक्रमण कर देते हैं और सुब्दगीन के साथ इस युद्ध में संधि करनी पड़ती है। और संधि के दौरान वो इनसे 50 साथी और कुछ प्रांतें मांग लेते हैं, परंतु जब जयपाल लाहौर चले जाते हैं, लाहौर जाकर जो संधि की शर्तें हैं उनको मानकर उन्हें मानने से मना कर देते हैं। फिर सुब्दगीन इसके ऊपर आक्रमण करता है और इसके राज्य के अंदर लूटपाट करता है। फिर इसके अंदर दोबारा सुब्दगीन क्या, जयपाल दोबारा क्या करता है, 991 के अंदर दोबारा आक्रमण करता है, गजनवी के ऊपर आक्रमण किया, हार जाता है और पेशावर तक का हिस्सा सुब्दगीन के पास चला जाता है। सुब्दगीन ने 977 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लेता है और जयपाल ने 991 ईस्वी में गजनी पर पुनः आक्रमण किया था और 997 ईस्वी के अंदर इसकी सुब्दगीन की मृत्यु हो जाती है। सुब्दगीन की मृत्यु के बाद राजा बनता है, शासक बनता है मोहम्मद गजनवी। महमूद गजनवी राजा बनेगा। महमूद 998 में अपने पिता सुब्दगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक बना। जिस समय गद्दी पर बैठा उसमें उसकी आयु 27 वर्ष की थी। ये एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने बगदाद के खलीफा से यामिन उद्दौला की उपाधि धारण की, यानी यह मध्य एशिया पर अपना राज्य विस्तार करना चाहता था और उसके लिए धन की आवश्यकता थी जो भारत में आसानी से पूरी हो सकती थी। इसलिए भारत में धर्म प्रचार के तथा धन प्राप्त करने के लालसा से इसने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और इसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करूंगा। हेनरी हेनरी इलियट हेनरी इलियट हेनरी इलियट के अनुसार इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद का प्रथम आक्रमण, यह आक्रमण की बात करें तो 1001 में हुआ था। पश्चिम उत्तर भारत के जो शाही राजा थे जयपाल के ऊपर आक्रमण था। इसने जो इसकी राजधानी थी उदय भांडपुर को जीत लिया था और इसकी वजह से उदय भांडपुर के अंदर इतनी लूटपाट की थी कि अतुल्य संपत्ति को यहाँ से उसने लूटा। आत्महत्या कर ली थी। आनंदपाल के बाद जो जयपाल है, जयपाल के बाद राजा बनेगा आनंदपाल, आनंदपाल के बाद त्रिलोचन राजा बनेगा। महमूद जयपाल की राजधानी से अपार धन संपत्ति लूटकर चला जाता है। और आनंदपाल की बात करें तो महमूद गजनवी आनंदपाल के साथ इसके 2 बार युद्ध होते हैं। 1009 में महमूद गजनवी इसके ऊपर आक्रमण करता है तो यह नगरकोट दुर्ग में चला जाता है। 1009 में इसको बेहिंद के ऊपर एक बार तो बेहिंद में हरा देता है और दूसरी बार आनंदपाल कहाँ चला जाता है, नगरकोट में भागकर दूसरे दुर्ग में शरण ले लेता है। ये 3 दिन के साथ इसका युद्ध चलता है और 3 दिन के युद्ध के बाद इसके नगरकोट के ऊपर अधिकार हो जाता है मोहम्मद गजनवी का। तो आनंदपाल नमक पहाड़ी नामक जगह चला जाता है और नंदन को अपनी राजधानी बना लेता है। यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद त्रिलोचन राजा बनता है और 1018 में एक संघ का निर्माण करता है। जो हिंदू राजा थे उनको मिलाकर एक संघ का निर्माण करता है और मोहम्मद गजनवी को हरा देगा। जो मोहम्मद गजनवी है इस संघ को क्या करेगा, इस संघ को हरा देगा और 1021 में त्रिलोचन की मृत्यु हो जाती है। त्रिलोचन पाल की मृत्यु के बाद ये जो राज्य है, ये राज्य मोहम्मद गजनवी के अधीन हो जाता है पूर्ण रूप से। कमेंट करके बताइए किसी को कोई डाउट। कमेंट कीजिए एक बार कि क्लास समझ में आई या नहीं आई। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे बैच को परचेज नहीं किया तो हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। जून 2023 के रिगार्डिंग हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं।
इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों बोथ की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। अगर आप पेपर फर्स्ट लेते हो 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए तो 1499 रुपीज आपको पे करना होगा। अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों बोथ लेना चाहते हो 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी, आपको पे करना होगा 2499 रुपीज के लिए। अगर आप पेपर सेकंड लेते हो 12 मंथ की वैलिडिटी के लिए तो इसके लिए आपको पे करना होगा 2499 रुपीज। अगर आप पेपर फर्स्ट और सेकंड 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ लेते हो तो 4499 रुपीज आपको पे करना होगा। थैंक यू प्रिया बहन, थैंक यू। एक बार सभी कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि समझ में आ गया। तो उसके बाद इस इतिहास की कार्यशाला को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू बहन, थैंक यू। चलो तो आज की इतिहास की कार्यशाला यहीं पर समाप्त की जाती है। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत।